और बात करें पूरे विश्व की तो कोरोना महामारी जैसे भीषण दौर से गुजरने के बाद हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध के हालात बन रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसका पूरे विश्व पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और जिस तरीके से सभी देशों की, शक्तिशाली देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, किसी बड़े संकट की यहां पर आशंका जताई जा रही है। लेकिन इन्हीं युद्ध के हालातों के बीच यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिक, खासतौर पर स्टूडेंट्स, अब भारत लौटना शुरू हो गए हैं। किस तरह के हालात वहां पर हैं, हालांकि बेहद चिंताजनक है। सभी नागरिक वहां पर डरे हुए हैं और इन हालातों के बीच स्टूडेंट्स को सुरक्षित भारत वापस लेकर आना, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है और किस तरह के हालात पूरे विश्व में बन रहे हैं, यूक्रेन में किस तरह की स्थितियां हैं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से हम जुड़ने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत के साथ, उनके साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर अखिलेश राव, प्रोफेसर हैं ये, और इस मुद्दे पर बेबाकी से जवाब देंगे। क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई है भारतीय नागरिकों को, खासतौर पर स्टूडेंट्स को वहां पर से निकाल लाने के लिए, और किस तरह की भारत की प्रतिक्रिया, किस तरह का भारत का रुख रहना चाहिए, किस तरह का रुख अब तक भारत ने अपनाया हुआ है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी के साथ। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे किस तरह के हालात बने हुए हैं और इन हालातों के बीच भारतीय नागरिकों और स्टूडेंट्स को निकाल लाना कितनी बड़ी चुनौती है भारत के लिए। जिस तरह का रुख भारत का है, अभी किसी भी देश का उसने पक्ष नहीं लिया है, और इस बीच नागरिकों को सुरक्षित निकाल लाना कैसा लग रहा है आपको? किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है और कितना आसान या कितना चुनौतीपूर्ण है इस स्थिति से निपटना? जी देखिए दीपिका जी, चुनौतीपूर्ण तो बिल्कुल है, क्योंकि युद्ध की विभीषिका के बीच अपने नागरिकों को निकाल के लाना ये वाकई में एक बड़ा जी। चुनौतीपूर्ण कार्य है। और भारत सरकार ने इसको बखूबी प्रारंभ भी कर दिया है। अब तक ऑपरेशन गंगा के तहत 698 बच्चे जो हैं वो सुरक्षित अपनी जी। धरती पर लौट चुके जी। हैं, दिल्ली पर आ गए हैं। उससे उससे पहले जब युद्ध प्रारंभ हुआ था, जब पहला हमला किया था रूस ने यूक्रेन पर, उसके पहले भी कुछ बच्चे वहाँ से निकले थे, ताकि क्योंकि हालात जैसे जैसे युद्ध के बनते जा रहे थे, परिजन चिंतित थे, तो ऐसे में बच्चे कुछ निकल पाए और कुछ जी। वहीं रह गए। अभी भी हालात ये है कि 23 तारीख के बाद अगर कोई उस क्षेत्र से निकला हो तो उसके लिए जी। निकलना मुश्किल है। कई बच्चे इंदौर के भी हैं जो वहाँ पर मेडिकल जी। पढ़ाई के लिए पहुँचे हैं, उन्हें भी जो है वहाँ उनके परिजनों को जी। भी काफ़ी चिंता है। लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरीके से स्टेप उठाया, 2 विमान प्रतिदिन जो है वो बच्चों को जी। लाने का काम कर रहे हैं। अब तक 698 बच्चे आ चुके हैं जी। ऑपरेशन गंगा के तहत। कल हमने देखा था केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो खुद पहुंचे थे, विदेश मंत्री उनके जी। साथ थे, विदेश राज्य जी। मंत्री उनके साथ थे। उन्होंने बच्चों के बीच पहुंचकर मैसेज देने का प्रयास किया था कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में सरकार जी। उनके साथ है। लेकिन इन सब के बावजूद परिजनों की चिंता की कल्पना नहीं की जा सकती दीपिका जी, क्योंकि जिनका जी। बच्चा वहाँ है उनके लिए एक एक पल काटना मुश्किल है। ऐसे ही एक परिजन जी। हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अखिलेश राव, प्रोफेसर और जी। डॉक्टर अखिलेश राव जी। सर, आपका बेटा प्रणय जो है वो मेडिकल पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया था, किस तरह की स्थितियाँ वहाँ निर्मित हुई और फिलहाल क्या स्थिति है? पहले डिजाना टीम के सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सुप्रभात। जैसा कि सावंत जी से मेरी चर्चा हो रही है, पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है। 21 तारीख को जब मेरे बेटे का फ़ोन आया कि पापा मैंने अपनी टिकट कर ली है और 25 फरवरी का मेरा टिकट है, तो उस समय बड़े उत्साहित थे कि इनका बेटा आ जाएगा। पर 22 को जो वहाँ दर्द की स्थिति बनी, रूस ने एकदम हमला कर दिया, तो चिंता मेरी वो हो गई। 25 की फ़्लाइट जब उसे निकलना था 25 को, 24 के सुबह ही वहाँ पर हमला होगा कीव के एयरपोर्ट। कीव के एयरपोर्ट पूरी तरीके से उड़ा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। हम चिंतित हो गए अब हमारे बेटे का क्या होगा। पर वही की वही स्थिति, अब कैसे बेटा आएगा, कैसे हम उससे मिलेंगे, कई प्रकार के। और ऐसे समय नकारात्मक सोच ज़्यादा हावी हो जाया करती हैं। हम उस सोच में डूबे हुए थे कि इसी बीच
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी जी आज आगे आएँ और 24 की रात को मोदी जी ने बात करी। उस चीज़ का प्रभाव ये भी हुआ, रूस के राष्ट्रपति से जब पुतिन से उन्होंने बात करी तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि आप युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से चलाएं या इसको बंद कर दें, ये मानव हित में नहीं है युद्ध। और दूसरी बात जो उनकी थी कि हमारे बच्चे भारत के जो नागरिक को सुरक्षित लौटाएं, इसकी कोई व्यवस्थाएँ करें। ठीक उसी रात से एक ऑपरेशन चालू हुआ और उसी दौरान मेरा बेटा भी 25 की रात को 1 बजे वहाँ से निकला बस लेकर और रोमानिया बॉर्डर पहुँचा। रोमानिया मतलब बॉर्डर और भी बच्चे साथ में होंगे वहाँ हाँ, के। लगभग उस समय 100-200 बच्चे एक साथ निकले थे, उनमें मेरा बेटा भी था प्रणय। और वो जैसे ही यूक्रेन की बॉर्डर पर आए और वहाँ रोमानिया की बॉर्डर लगती, वहाँ से 10 किलोमीटर उन्हें पैदल तो चलना पड़ा, पर अपने स्वदेश आने की खुशी, परिजनों से मिलने का उमंग जो था, तो 10 किलोमीटर उन्हें मालूम नहीं पड़ा। वे वहाँ बहुत देर तक बॉर्डर पर रहे। फिर भारतीय दूतावास के कुछ अधिकारी गए, उनसे संपर्क किया, उन्हें रोमानिया तक लेके आए। और आज ये खुशखबर मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपके माध्यम से देने के लिए सावंत जी, कि मेरा बेटा आज की जो भी फ्लाइट आएगी शाम को, मेरा बेटा भी उसमें वतन वापसी कर रहा है। पर हालात किस तरीके थे, क्योंकि उसने चित्रित किया होगा, आपको बताया होगा कि उस दौरान किस तरह के हालात है। हालांकि प्रणय खुशनसीब है कि पहुंच चुका है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो वहां पर अभी भी हो सकता है टर्नोपिल यूनिवर्सिटी जहां वो पढ़ते हों वहां अभी भी फंसे हों। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे ही मेरा बेटा 24 को निकला और 25 और 26 को एक विस्फोट टर्नोपिल में भी हुआ है, तो उसके दोस्तों की स्थिति देखते ही बन रही वहाँ की। और इसी दौरान एक मेरे मित्र हैं श्याम गोयल देपालपुर, उनका बेटा भी वहाँ पर है, तो वो बहुत चिंतित हैं। कल रात को भी मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना है सर मेरा बेटा तो अभी वहाँ की पित्रेश्वर यूनिवर्सिटी वहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ निकलने के कोई चांसेस नहीं, क्योंकि बॉर्डर से 1200 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ बहुत भयावह स्थिति है। आप चैनल के माध्यम से देखते होंगे कि कुछ बच्चों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। और इसी दौरान जब भारत सरकार ने कहा कि पोलैंड, हंगरी, रोमानिया के रास्ते से बच्चे आने वाले हैं, पर पोलैंड की जो बॉर्डर उसको बंद कर दिया गया। वहाँ पर कल एक इंडिया की लड़की थी, वो बेहोश हो गई थी, चूँकि माइनस पारा है वहाँ पर ठंड का, तो स्थिति बहुत भयावह है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से परमपिता परमेश्वर से आग्रह करूँगा कि जितने भी बच्चे हैं वो शीघ्र आ जाएँ, जिससे कि वो अपने परिजनों से मिल सकें, वो भारत में खुशियाँ फिर से वापस लौटें। आपकी खुशियों में जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरीके से व्यवस्थाएं की है मोदी सरकार ने, ऑपरेशन गंगा प्रारंभ किया है और बच्चों की वापसी प्रारंभ हो गई है। बहुत अच्छा, आपने मेरे मन का प्रश्न किया। मैं भारत सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि भारत सरकार जिस प्रकार पहले भी अपने ऐसे ऑपरेशन स्टिंग ऑपरेशन करती रही हैं, कि जिनमें एक बार मुझे ध्यान है कि पूर्व विदेश मंत्री, मैं इस माध्यम से श्रद्धांजलि भी दे रहा हूँ, कि जो हमारी सुषमा स्वराज महोदया थी, उन्होंने भी कई बच्चों को बाहर लाए थे। और फिर पिछले दिनों कोरोना में जिस तरीके से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम मिशन के तहत बहुत से नागरिकों और बच्चों को बाहर लाए थे, उसी प्रकार का ये जो ऑपरेशन गंगा है, जिस प्रकार गंगा बहुत प्रबल गति से प्रभावित होती हैं, उसी प्रकार उन्होंने उसी प्रबल गति से गंगा मिशन के तहत हमारे छात्रों परिजनों को वहाँ से निकाला जा रहा है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भारत इस समय सुरक्षित और सशक्त हाथों में। जी प्रवीण जी, जिक्र किया वंदे भारत मिशन का, जिक्र किया स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का। कई ऐसे अलग अलग कारण रहे और अलग अलग देशों से अलग अलग कारणों के चलते हमें इस तरह के ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़े हैं। क्या कारण रहे हैं? मतलब लगातार जो है बाहर जो नागरिक रहते हैं उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं अंदेशा बहुत पहले हो चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद जो एक्शन है, जो प्रोसेस है, जो व्यवस्थाएं करने में थोड़ी देरी हो जाती है। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, सुरक्षित निकाल लिया जाता है नागरिकों को, लेकिन जो देरी होती है एक्शन में, प्रोसेस में, जो अव्यवस्थाएं होती है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या इन्हें बहुत जल्दी नहीं किया जा सकता है? क्या ऐसे कारण रहते हैं जिस कारण से ये देरी होती है? और आज जब हालांकि बच्चों को सुरक्षित यहाँ लाया जा रहा है, स्टूडेंट्स को सुरक्षित यहाँ लाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर बना रहता है, क्योंकि हालात भयावह हो चुके होते हैं, देरी ज्यादा हो चुकी होती है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या कारण हो सकते हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? दीपिका जो जानना चाहती है वो 2 मायनों से आपके इसमें सवाल होगा। एक तो परिजन के नाते और दूसरा आप राजनीति शास्त्र से गहरी रुचि रखते हैं। ये प्रश्न सीधा सा है कि क्या आप मानते हैं कि अभियान में देरी होती है? कोई भी अभियान जब करने जाते हैं तो देरी के कारण जिस तरह की परिस्थितियां बनती है, जैसे अभी हम यूक्रेन का उदाहरण लें कि वहाँ जिस समय लिया जाना चाहिए था एक्शन, सिर्फ दूतावास ये कहता रहा कि भारतीय छोड़ दे
यूक्रेन छोड़ दें, सिर्फ ये एक जारी करता रहा, उस समय कोई प्रयास नहीं किए। ये परिजन के नाते हुआ। और दूसरे नाते से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो परिस्थितियाँ रहती राजनीति में जिसके चलते इस तरह के ऑपरेशन चलाने के लिए दोनों देशों के बीच में किस तरह की वार्ताएं होती जिसके बाद ये ऑपरेशन प्रारंभ? बिल्कुल दीपिका जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले परिजन के नाते जो प्रश्न है मेरे से कि हमारे बच्चों को लेट क्यों निकाला गया, तो दूतावास लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा था, वो अपना कर्तव्य निभा रहा था कि जो भी बच्चे हैं, जो भी परिजन हैं, वहाँ से निकल जाएं अपने जिम्मेदारियों को लेकर। पर मेरे साथ ये समस्या थी, मेरे बालक के साथ और सभी पेरेंट्स के साथ ये समस्या थी कि तब तक वहाँ का जो विश्वविद्यालय था वो हमें क्लियर नहीं बता रहा था कि हम क्लासेस ऑनलाइन लेंगे। और मैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि 24 तारीख तक मेरे बेटे की जो क्लासें थी ऑफलाइन लगी थी। तो आप बताइए ऐसी स्थिति में हम कैसे कल्पना कर लें कि युद्ध की विभीषिका इतनी कठिन हो जाएगी। और दूसरा जो राजनीति की बात रही, तो हम यहाँ बैठकर कुछ भी कह सकते हैं, मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ, पर क्या होता है, पड़ोसी के घर से यदि हम फूल तोड़ ले तो उसमें विवाद की स्थिति बनती है। पर इतने बड़े स्तर पर दो देशों को बीच समन्वय स्थापित करना, उनसे बातचीत करना, तो बहुत सी तकनीकी समस्याएं आती हैं जिन्हें लेकर दो देश एकदम निर्णय नहीं ले पाते हैं। पर फिर भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारे विदेश मंत्री, हमारे उड्डयन मंत्री, इन सब लोगों ने समन्वय स्थापित कर जो स्थिति पैदा करी है वो देखने लायक है। और मैं दीपिका जी बहुत बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की रात बताता हूँ। आज ये स्थिति है यूक्रेन के युद्ध की विभीषिका के अंदर कि ऐसा कुछ है कि यदि कोई भारतीय बच्चा कोई भी तिरंगा लेकर निकल रहा तो दोनों देशों के रूस और यूक्रेन के जो वहाँ पर सैनिक हैं उसे सलूट करते हैं, आने दे रहे हैं। ये हमारे देश की धाक है जो पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुआ, वो आज हुआ है। लेकिन अखिलेश जी, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के अभी हालात आपने देखे हैं, आप राजनीति के हिसाब से देखते हैं, दो देशों के बीच जब ये चल रहा है उसमें भारत की कहाँ क्या भूमिका रहती है? क्योंकि कई जिस तरीके से पिछले दिनों जो बाइडेन का भी एक बयान सामने आया था कि भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की और रूस से हमारे संबंध आज के नहीं, एक सब अधिक जो सहयोग अगर हमको रहा है वो चाहे हथियार की उसमें हो, ये सारे मामलों में रूस और भारत का एक अलग ही संबंध है। ऐसे में हम अपना किस तरह का पक्ष हम वहाँ रख सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सवाल होता है कि पिछले 70 सालों के दौरान हम आज़ाद हुए या आज़ादी के पहले जब भी हमें आवश्यकता पड़ी, रूस एक सशक्त मित्र के भांति हमारे साथ खड़ा रहा। और अमेरिका की जो चौधराहट थी अब वो समाप्त होती जा रही। और अमेरिका के विषय में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सम्राट पत्रकार लोग हैं, चाहे अफगान का मामला हो या यूक्रेन का मामला हो, अमेरिका की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। और इतिहास में आज तक कभी अमेरिका ने किसी को विश्वास को हासिल नहीं किया है। और हम रूस ने हमें चाहे 71 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, हमें बहुत सहयोग किया है, तो हमें रूस के साथ खड़े रहना है। और जैसे कि अभी यूएनएसको में जो मीटिंग हुई उसमें बताया और अमेरिका ने कि भारत अपनी स्थिति को स्पष्ट करे, तो भारत अपनी स्थिति को स्पष्ट कर चुका है। हम वसुधैव कुटुंबकम के पक्षधर हैं, हम शांति के पक्षधर हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखना के पक्षधर हैं। तो हम ये चाहते हैं, मेरे प्रधानमंत्री में बड़े अधिकार से कह रहा हूँ, उनका जो पहला उद्बोधन था उसमें भी उन्होंने ये कहा कि शांति के जरिए इस बात का हल निकाला जा सके। और अभी कल जो मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने यही कहा कि शांति के द्वारा इस समस्या का हल निकलना चाहिए। क्योंकि आज जब रासायनिक और जैविक हथियारों से युद्ध होता है तो दो देश या दो शहर जो भी हों वो सदियों पीछे जाते हैं। तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि युद्ध नहीं होना चाहिए। और मोदी जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, हम तटस्थ हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात जब उन्होंने कही थी प्रोफेसर साहब ने, उस वक्त उन्होंने कहा कि यहाँ बैठकर बात करना, हम कहने को कुछ भी कर सकते हैं, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें जो वहाँ पर बच्चे फंसे हुए हैं, जो भारतीय नागरिक वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनकी स्थिति और ज़्यादा विकट होगी। कहीं ना कहीं तनाव से जूझ रहे होंगे, तनाव के बीच में फंसे हुए हैं और दहशत के बीच अपना समय गुजार रहे होंगे। खाने पीने की व्यवस्थाएं वहाँ पर व्यवस्थित रूप से उन्हें नहीं मिल पा रही होगी। तो क्या कुछ लगता है, जब हालांकि डॉक्टर साहब के बेटे रिटर्न आ रहे हैं, वापस वतन वापसी के लिए पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं बहुत जल्द अब भारत लौट आएंगे, लेकिन जब बात हुई है तो किस तरह के हालात यूक्रेन के बताए जा रहे हैं? और प्रणय तो लौट कर आ रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो अब तक फंसे हुए हैं, जिनके टिकट्स नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा रेट टिकट्स के बताए जा रहे हैं, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं इस वक्त भी अगर हम कहें, और बहुत तनाव के बीच में वहाँ बच्चे फंसे हुए हैं।
किस तरह के हालात यूक्रेन के हैं हम जानना चाहेंगे। अगर डॉक्टर साहब की बात अपने बेटे से हुई है और उन्होंने वहाँ की स्थिति बताई है तो। जी सर, हम देख रहे हैं कि कई ऐसे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कुछ वीडियोस देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि कुछ भारतीय बच्चे सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, कुछ कैंप में हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं। इंदौर की एक कामिनी शर्मा है, उन्होंने गुहार लगाई है देश के प्रधानमंत्री से कि बेटी के पास वो खाने कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या दृश्य आपको प्रणय के माध्यम से पता पड़ा, या और जो मित्र आपके जिनके बच्चे वहाँ हैं उनकी स्थिति क्या है? हाँ, यदि यूक्रेन के अंदर की बात करें तो वहाँ की स्थितियाँ अभी ठीक नहीं हैं, और उसका कारण ये भी है कि जब किसी देश में युद्ध होता है तो ये चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। पर जैसी कामनी शर्मा जो बिटिया उसने बताई, हो सकता है उसके साथ जो भी घटनाएं घटी हों, पर मेरा बेटा प्रणय, मेरी जब जब भी बात हुई उसने कहा कि पापा जी अभी 25 के शाम की बात, 26 के शाम को उसने यही कहा मेरे से कि पापा जी भारतीय दूतावास के जो अधिकारी मेरे साथ बैठे हैं रेस्टोरेंट पे और हमें बहुत आत्मबल दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी योजना में जहाँ 20,000 लोगों को निकालना है, यदि एक दो चूक हो जाती तो वो मायने नहीं रखती। इतना बड़ा मिशन चला रहे हैं, तो मेरा बेटा कोई ऐसा तो नहीं कि उनको जानता हो, पर जब एमबीसी के अधिकारी उसके साथ बैठे तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई। बस में बैठकर रोमानिया तक उसे लेके आए। तो स्थितियाँ बहुत हैं, एक दो घटनाएं ऐसी घट जाती तो उससे हमें बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं लेना चाहिए। हमने देखा सर कि यूक्रेन में जिस तरीके से हालात भले ही कितने विपरीत हो, लेकिन वहाँ के देशवासियों ने जो है वो एक अलग ही जज्बा दिखाया है। कोई मॉडल है वो असॉल्ट राइफल लेकर बाहर उतरने को तैयार है। 80 साल के बुजुर्ग जो है वो AK-47 लेकर मैदान में आने को तैयार है। विवाहित यानी कि कल जिनका विवाह हुआ वो आज जो है वो गन लेकर खड़े हुए देश की रक्षा के लिए। ये जो देश का जज्बा है, इसको एक छोटे से राज्य और इतने बड़े रूस के, क्योंकि आपसे जब मेरी चर्चा हो रही थी उस दौरान आपने कहा था कि 2 दिन में रूस जो है वो ख़त्म करने की प्लानिंग के साथ था। इसको कैसा देखते हैं? बिल्कुल, रूस ने अपनी ऐसी एक अभियान बनाया था कि मैं 1 या 2 दिन में यूक्रेन को समाप्त कर दूंगा, उस पर कब्जा कर लूंगा राजनीतिक रूप से, या धरातल के रूप में उसको अपना साकार रूप दे दूंगा। पर रूस अब परेशान हो चुका है। जब 5वें दिन का युद्ध चालू हो रहा है, उसके पीछे केवल एक चीज़ है कि जो यूक्रेन के लोगों की राष्ट्रभक्ति है वो देखने लायक बनती है। जैसे आप बता रहे हैं वहाँ की एक मॉडल ने राइफल उठाकर खड़ी है और अपने देश के लिए तैयार है। फिर वहाँ पर 80 साल के बुजुर्ग खड़े हुए हैं। और सबसे बढ़िया तो इन दिनों एक बहुत अच्छा वीडियो प्रचलित हो रहा है, शायद आप देखेंगे किसी बड़े चैनल पे है, कि एक छोटी 8 साल की बेटी आकर रूस के एक बड़े सैनिक को पकड़ कर कहती है कि तुम मेरे देश से निकल जाओ जी, ये मेरा देश है, मेरी धरती है, तुम निकल जाओ। और इतने बड़े सैनिक को धक्का देकर उसे भगाने का प्रयास करती है। तो वहाँ का जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा है वो देखने लायक। और मैं तो ये कहूँ कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो पहले कॉमेडियन थे, पर ये बात समझ में आ रही है कॉमेडियन के अंदर कितना दर्द रहता है। उसने अपने देश के माध्यम से बताया। वो कहीं उनसे कहा गया अमेरिका के द्वारा कि आप आ जाओ, फ्लाइट की व्यवस्था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना देश छोड़कर नहीं जाऊँगा, मुझे फ्लाइट नहीं, अधिकार चाहिए। और मैं अपना अधिकार चाहिए और मुझे हथियार चाहिए जिससे मैं अपने देश के लिए लड़ सकूं। तो वहाँ के देखते लोगों का जो जज्बा है वाकई देखते बनता है। यदि हर देश ऐसा खड़ा हो जाए तो किसी दूसरे दुश्मन देश में ये हिम्मत नहीं कि हमारे देश पे कोई हमला कर सके। क्योंकि रूस और यूक्रेन की बात करें सैन्य शक्तियों की, सारे लिहाज से रूस कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बावजूद जो है वो यूक्रेन जैसा एक छोटा सा देश जो है वो शक्तिशाली रूस को टक्कर दे रहा है। ये सिर्फ संभव देशवासियों के कारण। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। रूस की सेना देखिए, अब 9 लाख सैनिक हैं और यूक्रेन के पास मात्र 2 लाख हैं। पर उनका जो जज्बा है, देशभक्ति का जज्बा है, जो उनके अंदर आत्मविश्वास है, तो कई जो जंगें जीती आत्मविश्वास के द्वारा जीती जाती है। और मुझे लगता है यूक्रेन इस स्थिति में खड़ा हो गया है कि रूस को टक्कर दे रहा है। यदि 1-2 दिन और युद्ध चलता है तो रूस को मुँह की खानी पड़ेगी। कल का जो समाचार देख रहा था तो 4 दिन पहले यूक्रेन ने ऑफर किया था कि बातचीत कर लें, पर कल रूस ने ऑफर किया कि बातचीत कर लें। ये विपरीत परिस्थितियां हो रही हैं, अब देखने लायक बन रही हैं। अच्छा, मोदी जी ने एक बात उठाई कि क्यों हमारे देश के बच्चों को छोटे देश में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, क्यों वे हालात बनते हैं कि मेडिकल जैसे एक अच्छे प्रोफेशन की पढ़ाई के लिए इस छोटे से देश में जाने की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री का जो प्रश्न है बहुत उनका प्रश्न बहुत वाजिब है। पर मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि पहली चीज़ कि हमारे जो सरकारी कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें जो पढ़ाई है, मेडिकल की पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। वो कम
वह हो जाती। पर प्राइवेट कॉलेजों की यदि हम बात करें तो मैं इस चैनल के माध्यम से बना सकता हूं, और ऐसे जो रिश्वतखोर लोग हैं जो देश को खा रहे हैं कि प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज उनमें 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली जाती है, 80-80, 90-90 लाख की रिश्वत लेती है, और उनकी जो फीस है 5 से 10 लाख रुपए पर ईयर रहती, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में 1.5 लाख रुपए है। तो पहला तो ये कि आर्थिक रूप से वहाँ पर कम में हो जाता है, और दूसरा आरक्षण का जो दीमक है वो भी इस देश को खाया जा रहा है। तो माननीय मोदी जी से आग्रह करूँगा इन सभी विषमताओं को खत्म करें, और कम विषय में यदि कम संसाधन में कम रुपये में यहाँ पढ़ाई होगी तो हमारे सबके बच्चे अपने भारत देश में पढ़ेंगे। दीपिका जी, एक परिजन और हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी बेटा यूक्रेन में फंसा हुआ है, हालात बड़े विपरीत है, ये बताएंगे क्योंकि इनकी हाल ही में चर्चा हुई है। किस तरह की चर्चा हुई है सर आपकी? सर बच्चा वहाँ पे फंसा हुआ है और 5-6 दिन हो गए, उनको खाने आने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और बंकर में रुक रहे हैं। और वहाँ पे जैसा कि देखा कि ठंडा का मौसम है तो वहाँ कोई ओढ़ने वगैरह का या बिस्तर वगैरह मतलब कंबल वगैरह या इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो बहुत सहमे हुए बच्चे बता रहे हैं कि वहाँ से 8-1 किलोमीटर आसपास कई बम ब्लास्ट भी हुआ है, जिससे बहुत बच्चे सहमे हुए हैं, डरे हुए से हैं। बच्चे तो सहमे और डरे हुए हैं, लेकिन आपके हालात किस तरह के, क्योंकि और आपने क्या कहाँ तक गुहार लगाई? सर मुझे भी मालूम पड़ा था कि हेल्पलाइन वगैरह में भी डाल दिया है जी। बड़े भाई के बच्चे ने और बहन के बच्चे ने, इनने तो वो ही चल रहा है। और फिर मुझे भी मालूम पड़ा था कि आपके माध्यम से भी मैं मोदी जी को ये संदेश पहुँचाऊँ कि जल्द से जल्द बच्चे और उनको रेस्क्यू करके अपने भारत में लेके आए। अभी वो यूक्रेन में ही है कि रोमानिया या बुखारेस्ट की बॉर्डर पर आ गया? नहीं, वो अभी तो वहीं हॉस्टल के बंकर में ही है। अच्छा। हाँ, वहाँ से बाहर निकलने के लिए अपने भारत सरकार की तरफ से उनको मिला है कि अभी वहाँ के हालात अच्छे नहीं है, इसलिए आप अभी यहीं पर रहो, जब हालात ठीक होंगे जब बाहर निकालेंगे। तो आपके बच्चे के साथ और कितने बच्चे हैं भारतीय जो वहाँ बंकर में फंसे हुए हैं? करीबन है 1.5 बच्चे के आसपास है जी। और इसके ग्रुप में करीबन 15 बच्चे हैं जो बहुत डरे से हुए हैं, और परेशान तो खैर सभी उठा रहे हैं, वो लोग तो हैं ही, और चल रहा है व्यक्ति। और अभी इसकी मम्मी की भी तबीयत ऐसी ख़राब हो रही है कि इनको मैं घर पे ही छोड़ गया, लेके नहीं आ पाया, और 4 दिन से बेहोश हो रही है। जब टीवी तरफ देखते हमने टीवी ऑन करना ही बंद कर दिया घर पे, तो और वो थोड़ी दिक्कत। परिवार भी चिंतित है अभी पूरी तरीके से। सर वो मैं बता तो रहा हूँ कि इसकी मम्मी जब लगता है बेहोश हो जाती है। जी प्रवीण जी, दीपिका जी। जिस तरह के हालात इस वक्त यूक्रेन में बने हुए हैं, हालांकि व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा पूरे तरीके से की जा रही है, लेकिन क्या सभी बच्चों का डेटा सरकार के पास मौजूद है? क्या सभी से संपर्क में है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आखिरी बच्चा भी अगर वहां पर रहता है तो क्या उसे भी सुरक्षित निकाल लाने के प्रयास किए जा रहे हैं? इतना सक्षम केंद्र सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है वहां पर, क्या सभी संपर्क में है केंद्र सरकार से? जी, क्या बच्चों के संपर्क में है लगातार भारतीय दूतावास के लोग जो हैं? हाँ, वो बता रहे हैं कि संपर्क में तो है और बातचीत भी हो रही है उनसे, पर वो यही बता रहे हैं कि अभी हालात ठीक नहीं है, इसलिए बोले अभी आप जहाँ हो वहीं रहो यथावत, जैसे ही थोड़ा हालात ठीक होते हैं बोले फिर हम आपको यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ से बॉर्डर भी काफ़ी लंबा पड़ रहा है, पैदल भी नहीं जा सकते बच्चे वहाँ से, क्योंकि मिकोलाई में है वो अभी। राव साहब, हम देखते हैं कि जब इस तरह के हालात बनते हैं तो एक दूतावास की भूमिका क्या होती है, और क्या दूसरे देश में रहने वाले सारे लोगों का, या स्टूडेंट हो या आजीविका के लिए कोई गए हो, सबका डेटा उनके पास मौजूद होता है? हाँ, बिल्कुल सही है। दूतावास के पास जितने भी जो हमारे नागरिक होते हैं, किसी भी देश के हों, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उनके पास एक एक व्यक्ति का वहाँ पर डाटा मौजूद होता है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण था कि 3 दिन पहले मेरे पास थाने से फ़ोन आता है कि राव साहब बोले, मैं इनका जी बोल रहा हूँ, बोले आपका बेटा पढ़ने यूक्रेन में है। तो मैं हतप्रभ रहा कि मेरे बेटे की जानकारी थाने पे कैसी। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारी एक एक जानकारी हमारे बच्चों की जो विदेश जाते हैं वो हमारे दूतावास के पास, हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास पूरी मात्रा में उपस्थित रहती है। और लगातार जब यहाँ पर युद्ध छिड़ा तब से लेकर बच्चों से प्रतिदिन मेल, फ़ोन या व्हाट्सएप के जरिए दूतावास के अधिकारी संपर्क में थे। ऐसी स्थिति में रेस्क्यू जो है वो आसान हो जाता है? बहुत आसान हो जाता है कि हमें निकालने में अपने नागरिक को आसानी रहती, कौन कहाँ है, कैसी स्थिति में है, बहुत आसान हो जाता है रेस्क्यू। जी, तो दीपिका जी, जिस तरीके से आपके बेटे का नाम? हर्ष मंडलोई अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिस तरीके और अगर प्रोफेसर राव के बेटे प्रणय की बात करें तो वो यूक्रेन की बॉर्डर क्रॉस करके बुखारेस्ट आ चुके हैं, और शायद आज शाम तक जो है वो स्वदेश लौट आए।
देश की धरती पर लौट आए। लेकिन हालात विपरीत है, दोनों तरफ मेरे एक तरफ मंडलोई जी खड़े हैं जिनका बेटा अभी भी वहाँ फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ मेरे राव साहब खड़े हैं जिनका बेटा वहाँ से निकल चुका है। लेकिन राव साहब को चिंता उन सारे बच्चों की भी है, साथ में जो वहाँ दूसरे और भी हैं, क्योंकि इनके परम मित्र हैं वो श्याम जी, उनके बेटे भी अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो हालात बहुत विपरीत हैं दीपिका जी, लेकिन केंद्र सरकार वो सारे प्रयास कर रहे हैं जो उसे किए जाने चाहिए। स्थितियां जैसे ही सामान्य होगी, क्योंकि यूक्रेन के कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर स्थितियां बिगड़ चुकी है, तो वहां से रेस्क्यू करना फिलहाल मुश्किल है, इसीलिए बच्चों को बंकर में रखा गया है। लेकिन जिस तरह से मंडलोई जी ने बताया कि बच्चों को खाने पीने की समस्याएं होने लगी है, माइनस डिग्री टेम्परेचर है, ऐसे में उनके स्वास्थ्य को लेकर भी, क्योंकि कामिनी शर्मा जो जिन्होंने गुहार लगाई प्रधानमंत्री से इंदौर की हैं, उनसे सांसद जी अभी मिलने भी गए हैं। अभी हो सकता है हम जब तक आप और मैं बातचीत कर रहे हैं, सांसद शंकर ललवानी, कामिनी शर्मा और विभोर शर्मा से बातचीत कर उनको केंद्र सरकार क्या प्रयास कर रही है इसके बारे में जानकारी भी दे रहे होंगे। तो सरकार की तरफ से प्रयास पूरे जारी हैं। देखना होगा कि अब ये ऑपरेशन गंगा कितने दिन में समाप्त होता है, क्योंकि 2 फ्लाइट ले जाना, और फ्लाइट में 1 घंटे का खर्चा जो है वो 5 से 8 लाख रुपए 1 घंटे का खर्चा फ्लाइट के लिए है दीपिका जी, और ये सरकार वहन कर रही है। 2 चालक दल भेजते हैं, क्योंकि एक जब यहाँ से जाता है तो उसके बाद वापसी में दूसरा चालक दल साथ में उसको विमान को लेकर आता है। तो वो तमाम व्यवस्थाएं, तमाम प्रयास जो है वो भारत सरकार और कोई भी कोताही इस मामले में नहीं कर रही। और जिस तरीके से हमने कल केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक यूक्रेन में एक-एक भारतीयों को बाहर नहीं लेकर आते, तब तक ये ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा। धन्यवाद प्रवीण जी, और धन्यवाद प्रोफेसर राव और मंडलोई सर हमसे जुड़ने के लिए इस विषय पर और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये इंदौर से हमसे जुड़े थे हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत, जिन्होंने हमें जानकारी दी है युद्ध के हालात के बीच भारतीय नागरिक और खासतौर पर स्टूडेंट्स के लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि यूक्रेन में हालात बेहद चिंताजनक है, यहाँ सभी नागरिक डरे हुए हैं, और चूंकि युद्ध के भयावह हालात हैं, इस बीच में अव्यवस्थाएं काफ़ी पसरी हुई है, लेकिन भारत के रुख पर पूरे दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है, और भारत लगातार, केंद्र सरकार जो है लगातार वहां से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल लाने की कवायद में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है, और कई सारे बच्चे सकुशल वतन लौट चुके हैं। और जो हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका बयान भी सामने आया है कि जब तक आखिरी भारतीय नागरिक को वहां से नहीं निकाल लिया जाएगा सुरक्षित, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। डिजियाना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।